तो फिर क्यों हमें इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलती हैं। इंडिया में अच्छी खासी बारिश भी होती है और बारिश का पानी ऑटोमेटिक सेव भी हो जाता है, क्योंकि मैंने बताया अगर 10% भी पानी आप सेव करते हो तो भी वो ज़रूरत से 3 गुना ज़्यादा हो जाता है। लेकिन तब भी इस तरह की हालात क्यों देखने को मिलती हैं। इंडिया में भी ऐसी काफ़ी जगह हैं जहाँ का ग्राउंड वाटर लगभग पूरी तरह से गायब हो गया है। इसका कारण आपको जानना चाहिए। आपको ये स्लाइड थोड़ी ध्यान से देखनी चाहिए। मैंने यहाँ किन्हीं 2 राज्यों की सॉइल का कंपैरिजन किया है। अगर इन दोनों ही राज्यों में समान रूप से वर्षा होती है तो हम देखते क्या हैं कि इस राज्य में वहाँ के जो भी एक्वाफायर हैं वो रिचार्ज हो जाते हैं, लेकिन इस राज्य के एक्वाफायर रिचार्ज नहीं हुए। यानी यहाँ का वर्षा का पानी इस लेयर से नीचे गया ही नहीं, वो उल्टा ऊपर ही स्टोर हो गया। लेकिन इस राज्य का पानी पूरी तरह से नीचे एक्वाफायर में जा चुका है, यानी ये रिचार्ज हो गया, ये रिचार्ज नहीं हुआ, जबकि दोनों में ही समान रूप से वर्षा हुई थी। तो आपको पहले ये चीज़ जाननी चाहिए, किसी भी जगह मौजूद वहाँ का एक्वाफायर रिचार्ज होगा कि नहीं होगा वो इन 3 बातों पर डिपेंड करता है। नंबर 1 वर्षा, अगर वर्षा होगी तो वो रिचार्ज हो सकता है। नंबर 2 सॉइल परमिएबिलिटी, यानी सॉइल की पारगम्यता। नंबर 3 है जियोग्राफिकल शेप ऑफ एक्वाफायर, इसको हम बाद में देखेंगे। तो सॉइल की परमिएबिलिटी क्या होती है, आपको ये 4 सॉइल सैंपल्स को जरा ध्यान से समझना चाहिए। माना किसी बर्तन में हमने 1 मीटर गहराई में एक में ग्रेवल भर दी है, एक में सैंड भरा, एक में सिल्ट भरा और एक में केवल प्योर क्ले है। और अगर हम इन चारों में ही समान रूप से पानी डालते हैं तो हम देखते क्या है कि जिसमें ग्रेवल था जब पानी डाला वो 2 मिनट बाद यहाँ नीचे से निकल गया, जिसमें सैंड था उसमें से पानी 20 मिनट बाद नीचे से निकल गया, उसमें 2 घंटे हो गए अभी तक पानी निकला नहीं। लेकिन जिसमें क्ले था उसमें आज 2 दिन हो गए, पानी अभी तक आधा भी नहीं आया, यानी यह 2 दिन के बाद भी नहीं निकला इसमें से पानी। जबकि ग्रेवल में से पानी 2 मिनट के अंदर ही निकल आया और जहाँ सैंड थी उसमें से 20 मिनट बाद निकल आया। तो मेन चीज़ ये है, सॉइल की परमिएबिलिटी सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होती है आफ्टर रेन, कि उस एरिया का पानी वर्टिकली एक्वाफायर में जाएगा कि नहीं जाएगा। बस यही एक कारण था कि इस जगह का पानी रिचार्ज हो गया, इस जगह का नहीं हुआ, क्योंकि इस जगह पे एक्वाफायर से ऊपर जो सॉइल है उसमें क्ले का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है और इसमें सैंड आदि का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, जो पानी को अंदर रिसने देता है। इस जगह का पानी रिस के अंदर नहीं जाने वाला। तो यही कारण होता है कि जिन जगह पे अच्छी खासी बारिश हो भी रही है या नहीं हो रही, वहाँ का एक्वाफायर आसानी से रिचार्ज नहीं हो पाता। कि यही कारण है कि पानी को निकालने के बाद इस तरह के इलाके का पानी पूरी तरह से लगभग गायब हो जाता है। लेकिन उसी मात्रा में यहाँ से पानी निकाला जाए तो वहाँ का पानी अभी भी मौजूद है, क्योंकि यहाँ का पानी रिचार्ज हो जाता है, क्योंकि वहाँ की सॉइल की परमिएबिलिटी काफ़ी है। लेकिन यहाँ की सॉइल की परमिएबिलिटी बहुत कम है या कि न के बराबर है, इसीलिए यहाँ का पानी पूरी तरह से कुछ दिनों में गायब हो जाता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि जिन इलाकों की परमिएबिलिटी काफ़ी कम है, यानी जहाँ से पानी इसके अंदर नहीं जा सकता, उन इलाकों में पानी निकालने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, यानी अनावश्यक पानी वहाँ से नहीं निकालना चाहिए। और जो फैक्ट्रियाँ वहाँ से बहुत ज़्यादा पानी निकालती हैं उन पर पूरी तरह से बैन होना चाहिए। इन फैक्ट्रियों को यहाँ शिफ्ट कर देना चाहिए जहाँ पे पानी आसानी से रिचार्ज हो जाता है, क्योंकि अगर इस जगह पे इन पानी का बहुत ज़्यादा यूज करने वाली फैक्ट्रियों को लगाया जाएगा तो ये बहुत जल्दी पानी यहाँ से सोख लेंगे और यहाँ का सारा पानी कुछ दिनों बाद पूरी तरह से गायब हो जाएगा। क्योंकि पीने खाने में इतना पानी वेस्ट नहीं होता जितना ये इंडस्ट्रीज करती हैं। पीने खाने में करीब 1 से 2% ही पानी जाता है, जो हम वाटर फुटप्रिंट में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। इसलिए अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि खाने पीने नहाने से पानी वेस्ट होता है, ये केवल 1-2% ही है जो आसानी से रिचार्ज हो जाएगा। लेकिन जो फैक्ट्री निकालती हैं या तो कृषि के लिए या अन्य कारणों के लिए, वो 90 से 95% के बीच में होता है, जो बहुत ज़्यादा होता है। अब इसको समझते हैं। अब इस चार्ट को जरा ध्यान से समझिए। ये दे रखा है वाटर टेबल, ये जो लाइन दिख रही है आपको ये वाटर टेबल है, यानी सरफेस से पानी कितनी गहराई पर ये वाटर टेबल गिराती है। और ये वाली लाइन है लाइन ऑफ इक्वल हाइड्रोलिक हेड। ये सभी लाइनें क्या हैं, लाइन ऑफ इक्वल हाइड्रोलिक हेड, यानी इस लाइन पे जो पानी की ऊपरी सरफेस से गहराई होगी वो सभी पे बराबर होगी। यानी अगर वाटर टेबल धरती से यहाँ 100 फीट है तो इस पूरी लाइन पर धरती से पानी 100 फीट पे ही होगा। ऐसे ही अगर इस लाइन पर धरती से पानी 50 फीट पे है तो इस पूरे एरिया में जहाँ से ये लाइन क्रॉस करती है उस हर जगह का पानी तो धरती से 50 फीट गहराई पे ही होगा। तो लाइन ऑफ इक्वल हाइड्रोलिक हेड का मतलब यही होता है कि उस लाइन पे आने वाली सभी वाटर टेबल सेम गहराई पे होंगे। और यहाँ दे रखा है ग्राउंड वाटर फ्लो, यानी अगर पानी इस जगह से रिसके जा रहा है तो इसी लाइन से होते हुआ जाएगा उस जगह का पानी, यानी इस जगह से जाएगा तो वो यहीं होकर जाएगा इस जगह पे। पहले इस बात को समझिए, एक होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, 2 जगह पे पानी है, एक जगह पे पानी वाटर टेबल से गहरा है, एक जगह पे ऊंचा है, तो इस जगह से पानी रिसके यहाँ चला जाएगा क्योंकि यहाँ का पानी वाटर टेबल से नीचे है। अगर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट सेम है, यानी पानी की दोनों जगह से वाटर टेबल से हाइट बराबर है, तो पानी रिसके कहीं जाएगा नहीं, तब तक नहीं जाएगा तब तक वो इंक्लाइंड ना हो, यानी एक जगह पे वाटर ऊंचा ना हो एक जगह पे नीचा ना हो। मेन चीज़ ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होगा, पानी एक जगह से दूसरी जगह पे बहेगा नहीं। यही कारण था जब कोटर होता था पानी रिसके आ जाता था, क्योंकि वाटर टेबल फिलहाल इस जगह पे है। जब पानी हमने निकाल लिया तो वाटर टेबल यहाँ का थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाता है, तो जितना भी पानी होगा वो रिसके यहाँ आ जाएगा। जैसे ये ऊपर होगा वाटर टेबल सबका बराबर हो जाएगा। कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मेन होता है पानी एक जगह से दूसरी जगह बहने के लिए।
अब मेन चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है कि किसी एरिया का एक्वाफायर पूरी तरह से रिचार्ज नहीं हो पाता, कुछ दिनों बाद वो सूख जाता है। मेरा इस चार्ट को दिखाने का मेन रीज़न यही है, किसी जगह पे पानी उस एक्वाफायर का पूरी तरह से गायब होगा कि नहीं होगा, वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता था। एक तो रेन था, दूसरा था सॉइल की परमिएबिलिटी, यानी जहाँ एक्वाफायर है उसके ऊपर जो सॉइल है उसकी परमिएबिलिटी कैसी है, यानी क्ले है तो उसका पानी वर्टिकली यहाँ इस एक्वाफायर में नहीं आएगा। तीसरा था इस तरह की एक्वाफायर का शेप, यानी वर्टिकली नहीं आ पा रहा, तो हो सकता है कुछ दूरी पर 100-200 किलोमीटर दूरी पर ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वजह से यहाँ आ जाए। लेकिन अगर यहाँ पर भी किले वाली चट्टान है या किसी भी तरह की चट्टान है जो इंक्लाइंड पानी आ रहा है उसको भी रिचार्ज नहीं होने दे रही, यानी एक तो ऊपर से रिचार्ज नहीं हो पा रहा, एक जो साइड से हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वजह से पानी रिचार्ज होने वाला था वो भी नहीं हो पा रहा, तो इस पर पूरी तरह से पानी गायब हो जाएगा। कोई भी एक्वाफायर किस तरह से रिचार्ज होता है पहले इसको समझिए। अर्थ सरफेस के नीचे वह लेयर जिसमें पानी होता है वो सब एक्वाफायर कहलाती है। मैंने एक एक्वाफायर के इस एरिया को लिया है ताकि आप समझ सको, यानी इस जगह पे ट्यूबवेल है, यहाँ से पानी निकाला जाता है, लेकिन इस एरिया में कोई भी ट्यूबवेल या ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं है जहाँ से पानी निकाला जाए, यानी इस एरिया का पानी समय के साथ या तो कम होगा या बढ़ जाएगा, लेकिन इस एरिया का वाटर टेबल उतना ही रहना है, लीव इट। अब इस एक्वाफायर के ऊपर सॉइल की ऐसी एक लेयर है जो परमीबल है, यानी यहाँ से पानी रिसके इसके अंदर जा सकता है इस पूरे एक्वाफायर में। तो ये एक जनरल कंडीशन दे रखी है कि कैसे ये एक्वाफायर रिचार्ज होता है। फिलहाल ये हम मान के चलें पूरी तरह से खाली है, तो ये रिचार्ज किस तरह से होता है, जैसे ही बारिश का पानी हुआ ये रिचार्ज होने लगता है। जैसे ही बारिश का पानी आया ये वर्टिकली रिचार्ज हो गया। मान के चलिए एक्चुअल में इस एक्वाफायर का वाटर टेबल इस जगह पे है, लेकिन इस एरिया का पानी जैसे ही निकाला जाता है तो इस एक्वाफायर का वाटर टेबल अब इस जगह पे है। एक्चुअल में इस जगह पे होगा, लेकिन केवल इसी एरिया का पानी इस जगह पे है। तो बारिश होती है तो एक तो ये इस तरह से रिचार्ज हो सकता है, लेकिन एक हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वजह से ये रिचार्ज होता है। तो इस तरह से ये एक्वाफायर रिचार्ज होता है। ये एक जनरल कंडीशन दे रखी है, जो वर्टिकली रिचार्ज हो सकता है प्लस हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वजह से आसानी से रिचार्ज हो सकता है। लेकिन सेकंड कंडीशन दे रखी है, यानी कोई भी एक्वाफायर अगर उसके ऊपर ऐसी लेयर है जो इम्परमिएबल है, यानी यहाँ से पानी रिसके इसके अंदर नहीं जा सकता। जैसे ही बारिश होती है बारिश का पानी इस लेयर की ऊपरी सतह पर ही रुक जाता है, यानी ये इसके अंदर नहीं आ पाता। लेकिन जैसे ही इस एक्वाफायर का वाटर टेबल एक्चुअल से कम होता है तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वजह से यहाँ से पानी रिसके इसके अंदर आने लगता है। तो इस तरह का एक्वाफायर जिसके ऊपर इम्परमिएबल लेयर होती है, यानी ये वर्टिकली तो रिचार्ज नहीं हो सकता, तो ये केवल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वजह से रिचार्ज होता है। तो ये सेकंड कंडीशन हो गई। अब थर्ड कंडीशन देखिए, कोई एक्वाफायर जिसके ऊपर एक इम्परमिएबल लेयर है, यानी ये वर्टिकली रिचार्ज तो नहीं हो सकता, लेकिन इस एक्वाफायर के दोनों तरफ एक ऐसी लेयर है जो इम्परमिएबल है, यानी अब ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वजह से भी रिचार्ज नहीं हो सकता। यानी बारिश हुई, बारिश का पानी सरफेस पर ही रुक गया, ये इस एक्वाफायर के अंदर नहीं जा पाया, और ना ही हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वजह से यह रिचार्ज हो पाया। क्यों? क्योंकि इस एक्वाफायर के चारों तरफ एक सॉइल की इम्परमिएबल लेयर है, यानी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वजह से पानी इसके अंदर रिसके नहीं जा सकता। तो इस तरह के जितने भी एक्वाफायर होते हैं, जैसे इनमें से पानी निकाला जाता है, इनका वाटर टेबल जो होता है उस समय के साथ परमानेंटली ही डिक्रीज हो जाता है, यानी ये ना तो वर्टिकली रिचार्ज हो सकते हैं और ना ही हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वजह से रिचार्ज हो पाते हैं। तो ये परमानेंटली सूख जाते हैं, यानी इनके रिचार्ज होने का कोई भी जरिया नहीं है जिनसे ये रिचार्ज हो जाए। तो इस तरह के एक्वाफायर, यानी जहाँ इस तरह की सॉइल स्ट्रक्चर है, ऊपर से भी इम्परमिएबल प्लस इस एक्वाफायर की चारों तरफ भी इम्परमिएबल लेयर है, तो इसको रिचार्ज होने में कम से कम 100-200 या हज़ारों साल लग सकते हैं। क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि कोई भी लेयर होती है वो 100% वाटर प्रूफ नहीं होती, तो उसमें से पानी रिस के इसके अंदर आता है, तो हो सकता है पहले जो पानी रिस के आता था वो 100% आ जाता था, लेकिन अब इस इम्परमिएबल के कारण 1% या 2% या 1% से भी कम पानी रिसके आता है, यानी इसको 100 से 200 गुना ज़्यादा समय लगने वाला है इसको रिचार्ज होने में। तो मतलब यही है, किसी एक्वाफायर के रिचार्ज होने की कुछ कंडीशन है, या तो ये वर्टिकली रिचार्ज हो सकता है या हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वजह से रिचार्ज हो सकता है। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की 2 शर्तें हैं। नंबर 1, इन दोनों एक्वाफायर की हाइट डिफरेंट होनी चाहिए, यानी एक ऊंचा एक नीचा हो, प्लस इन दोनों के बीच में इम्परमिएबल लेयर नहीं होनी चाहिए, यानी यहाँ से पानी इस जगह पर या इस जगह पर आ जा सकता हो, यानी पानी बहे तो उसके बीच में किसी भी तरह का अवरोध ना हो, पानी इस तरह से इस तरह आराम से जा सके। लेकिन यहाँ क्या हो रहा था, ये अवरोध है एक तरह का, तो इसी चक्कर में हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वजह से ये रिचार्ज नहीं हो पा रहा। लेकिन एक बात और आपको समझनी चाहिए, ऐसे एक्वाफायर जिनके ऊपर जो लेयर होती है वो इम्परमिएबल है, यानी पानी यहाँ से रिसके इसके अंदर नहीं आ सकता, तो इस तरह के एक्वाफायर में जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेयर प्रेशर से बहुत ज़्यादा होगा, यानी हाई प्रेशर होगा उनमें। तो आप इसको इस तरह से समझिए, जैसे कोई एक्वाफायर है, इसकी एक्चुअल वाटर टेबल इस जगह पे है,
यानी ये वाटर टेबल इससे ऊपर नहीं जा सकती क्योंकि इसके ऊपर परमिएबल लेयर है, यानी ये पानी न तो इसके ऊपर जाने देगी न इसके अंदर जाने देगी। मान लीजिए इससे थोड़ी दूरी पर कोई एक्वाफायर है, अब इसका वाटर टेबल इस जगह पे है और इस वाले एक्वाफायर का वाटर टेबल इस जगह पे है, यानी इन दोनों में डिफरेंट तो है, यानी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का इसमें इफेक्ट रहेगा। तो ये क्या होगा, पानी इस जगह पे आना चाहेगा ग्रेविटी के कारण, तो इस जगह पे ये क्या करेगा, प्रेशर डालेगा अपनी हाइट के कारण, हर जगह का पानी ऊपर उठने की कोशिश करेगा इस जगह पे, तो ये क्या होगा, एक प्रेशर डालेगा। तो जहाँ भी इस तरह की सॉइल पाई जाती है, स्ट्रक्चर है या बेड है जो इम्परमिएबल है, तो उसमें जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेयर प्रेशर से हमेशा ज़्यादा ही होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का इसमें इफेक्ट पड़ रहा है। क्योंकि इस तरह के एक्वाफायर के साइड में जो एक्वाफायर है उसका वाटर टेबल इस एक्चुअल से थोड़ा ऊपर है, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वजह से ये पानी यहाँ आने की कोशिश करेगा। क्योंकि इसकी रेंज यहीं तक है, तो इसमें एक तरह का प्रेशर जनरेट होगा, वो इस हाइट डिफरेंस के कारण, क्योंकि यहाँ इस एक्वाफायर की हाइट ज़्यादा है। वहीं दूसरी ओर अगर इस टाइप का एक्वाफायर है जिसके ऊपर जो सॉइल है वो परमिएबल है, यानी यहाँ से पानी इसके अंदर आ भी सकता है, इससे बाहर जा भी सकता है, तो इस तरह के एक्वाफायर में जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर होगा। क्योंकि मान लीजिए कोई एक ऐसा एक्वाफायर है, यहाँ इसका वाटर टेबल थोड़ा हाई है, तो ये पानी इस जगह पे आना चाहेगा, और इस जगह पे आना चाहेगा तो ये पानी ऊपर जा सकता है। क्यों? क्योंकि यह एक परमिएबल लेयर है, यानी पानी इसके अंदर आ भी सकता है और इससे ऊपर उठ भी सकता है इसके एक्चुअल वाटर टेबल से, यानी इसका एक्चुअल वाटर टेबल इस जगह पे है, तो अगर प्रेशर किसी तरह का आ रहा है उसको डाइल्यूट करने के चक्कर में ये पानी अपना ऊपर उठा सकता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर इसके ऊपर एक ऐसी सॉइल लेयर है जो इनपरमिएबल है, यानी यहाँ से पानी इसके अंदर नहीं आ सकता, तो एक तरह का इसने क्या कर दिया, वाटर टेबल जो था उसका फिक्स कर दिया। तो जो भी प्रेशर होगा उस प्रेशर के कारण वाटर टेबल नहीं बढ़ेगा, तो इसमें प्रेशर ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। तो जो भी एक्वाफायर जिनके ऊपर इम्परमिएबल लेयर होती है उनमें जो प्रेशर होता है वो हाई होता है, और जो भी एक्वाफायर जिनके ऊपर इस तरह की परमिएबल लेयर होती है तो उनमें जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि वह प्रेशर अपना कम ज़्यादा कर सकता है। वर्टिकली रिचार्ज तभी होगा जब बारिश होगी, और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वजह से हमेशा रिचार्ज होता रहता है जैसे ही इस एक्वाफायर का वाटर टेबल इस स्पेसिफिक जोन से कम होता है। जैसे ही इस वाले एक्वाफायर का वाटर टेबल थोड़ा डिक्रीज होगा, साइड से पानी रिस के इसके अंदर आने लगेगा। कब तक? जब तक ये धीरे धीरे करके इस एक्चुअल वाटर टेबल तक ना पहुंच जाए। जैसे इस एक्वाफायर का वाटर टेबल एक्चुअल के बराबर पहुंच जाएगा, पानी रिसना बंद हो जाएगा। ये क्यों? क्योंकि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट तभी काम करता है जब दोनों एक्वाफायर की हाइट, जब एक एक्वाफायर दूसरे एक्वाफायर से ऊंचा या नीचा हो। जैसे ही दोनों बराबर हो जाते हैं, इधर से उधर पानी जाना बंद कर देता है। तो इस तरह से होते हैं अंदर वाले एक्वाफायर रिचार्ज। तो जहाँ भी थर्ड कंडीशन जो मैंने बताई, वाटरप्रूफ लेयर से कवर्ड हो, यानी कहीं से भी उसके अंदर पानी रिस के नहीं जा सकता, तो जैसे ही इसके अंदर से पानी निकला जाएगा वो परमानेंटली सूख जाएगा। क्योंकि निकलने का रास्ता तो दिखा दिया है, लेकिन इसके अंदर आने का कोई रास्ता नहीं है, और इसको रिचार्ज कर सकते हैं केवल आर्टिफिशियली तरीके से। यानी अब आपको इसमें होल्ड करके इस एक्वाफायर को रिचार्ज करना पड़ेगा। इस तरह आर्टिफिशियल किसी एक्वाफायर को रिचार्ज करना ऐसे ही समझ सकते हो जैसे किसी 1000 लीटर वाली टंकी को किसी छोटी सी चम्मच से भरना। ये चम्मच तब भी मैंने बहुत बड़ा बता दिया, उससे भी कम है, क्योंकि जो एक्वाफायर होते हैं हज़ारों वर्ग किलोमीटर में फैले हुए होते हैं। खैर छोड़िए, ये समझने वाली बात यही थी कि कोई भी एक्वाफायर रिचार्ज कैसे होता है। इस स्लाइड को मैंने पूरा वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद दोबारा से बनाया है, यानी अपलोड करने से जस्ट एक दिन पहले, और इस वीडियो को बनाने में 1 महीना लग गया। होली से पहले मैं इस वीडियो की तैयारी कर रहा था। सच में वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, जो मेरे पास है ही नहीं। लीव इट।